नमस्ते। जो कमरे किताबों को शरण देते हैं, किताबें उन कमरों में पूरी दुनिया को शरण देती है। ऐसा ही एक खूबसूरत कमरा जहां बातें, किताबें, पोइट्री एंड एवरीथिंग क्रिएटिव डिस्कस होता है, इन सुंदर पहाड़ों के बीच अमिताभ सिंह बघेल ने बनाया है, जिसका नाम है नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल सेलिंग विद स्टोरीज। Today's book launch, Nainitala, written by Pushpesh Pant ji and Dr. Kavita Pandey, is not just a book. It's about nostalgia, stories, food, poetry, and the spirit of the mountains. Please allow me to welcome डॉक्टर कविता पांडे, जो एक फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने रिलेटिविस्टिक एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी की है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 40 साल से ज़्यादा टीचिंग की है। वहाँ उन्होंने डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर और डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस के रूप में भी काम किया है। टीचिंग के साथ साथ वो वुमेन्स एक्सपीरियंसेस और सोसाइटी से जुड़ी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हैं। उनकी स्टोरी कलेक्शंस और ऑटोबायोग्राफी अभी प्रेस में है। वेलकम मैम। फिर हैं इंदु कुमार पांडे जी, फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर और पोएट। उनका जन्म 1949 में नैनीताल में हुआ। उन्होंने डीएसबी गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ रूड़की से फिजिक्स पढ़ी। पहले वो लेक्चरर रहे, फिर आईआरएस और आईएएस में काम किया। उत्तराखंड चीफ 2009 में वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड के पद से रिटायर हुए। उन्होंने हिंदी और उर्दू में दिविजा नाम के पोएट्री कलेक्शन भी लिखा है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी एक हिस्टोरियन, फूड क्रिटिक और ऑथर हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में टीचिंग की है। उन्होंने क्यूजीन, कल्चर, रिलीजन और फॉरेन पॉलिसी पर 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, जिसमें इंडिया द कुक बुक भी शामिल है। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे हैं और राजा रसोई और अन्य कहानियां नाम का टीवी प्रोग्राम भी होस्ट किया है। 2016 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला गया है। तो चलिए आज का ये काफिला शुरू करते हैं। तो इस दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत तौर पे गीत साहिबा ने किया। नैनीताला जो ये किताब है वो नैनीताल के ऊपर आधारित है और नैनीताल से हमारे समक्ष जया पांडे साहिबा हैं। उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए। आप आएं। ये औपचारिक विमोचन तो हो चुका और आज उसी नैनीताल की परिधि में हम लोग बैठे हुए हैं जिस नैनीताल की इस पुस्तक में चर्चा है। केवल अंतर इतना है कि ये नैनीताल काफ़ी पुराना नैनीताल है और आज उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया। ये नैनीताल हम लोगों की जनरेशन का नैनीताल है जिसका इसमें जिक्र हुआ है। अयारपाटा की पहाड़ियों का, शेर का डांडा की पहाड़ियों का, पिलग्रिम लॉज से जो शुरुआत हुई थी, कहते हैं बैरन जब आया था तब पिलग्रिम लॉज में रहा था। उसके बाद समय समय पर वो बदलता हुआ नैनीताल है। प्रकृति भी परिवर्तनशील है, लेकिन प्रकृति में जो स्वयमेव परिवर्तन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। पेड़ उगता है, सैकड़ों वर्षों में वो अपना वृद्धावस्था पे पहुंचता है, लेकिन प्रकृति से जब छेड़छाड़ होती है तो वो परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और उसका कहीं ना कहीं हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये वो नैनीताल है जो शायद आज से कम 50 साल पहले पुराना नैनीताल है। हाँ, 70 साल पुराना नैनीताल है और 50 और 70 में ज़्यादा फर्क नहीं हुआ था, लेकिन 80 के दशक के बाद ये शहर बहुत तेजी से बदलता गया। तो उसी की इसमें चर्चा है, तब के बैंड स्टैंड की, तब की जो कैप्टन राम सिंह का बैंड हुआ करता था, वो आईने के एक सोल्जर रहे थे।
कल बल्कि आईने के बारे में यहाँ चर्चा भी हुई थी। और नैनीताला नैनीताला की एक धुन पे उनका जब वो कंक्लूड होता था तो नैनीताला नैनीताला होता था, जिसमें लोग डांस करते थे बैंड स्टैंड पे जाके। तो ये वाला नैनीताल की चर्चा है। मैं अब पुष्पेश जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पुस्तक के बारे में कुछ कहें, उसके बाद फिर कविता जी से भी निवेदन करूंगा, नहीं, मेरे ख्याल क्योंकि में दोनों ऑथर्स हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि 2-3 बातें पहले स्पष्ट कर देना जरूरी है। जो हम लोगों का परिचय दिया गया है उसका कोई लेना देना इस किताब से नहीं है। यहाँ पे 3 लोग जो बैठे हैं उनका सिर्फ ये है कि वो एक तरह से तकरीबन हम उम्र हैं, जिनमें से मैं और कविता शायद एक दूसरे से उम्र में ज्यादा करीब हैं, और कुछ और चीजों के बारे में भी जिनको लेकर थोड़ा बहुत गलतफहमी इस किताब का जो पहला संस्करण छपा उसमें हो गई थी, जिसमें मेरा लिंग परिवर्तन भी हो गया था, कुछ पन्ने उलट पलट के भी हो गए थे, और मैं लगभग प्लेगरिज्म का आरोपी बना दिया जा सकता था। मुझे लगता है हम क्यों इस स्थिति में पहुंचे उसका जिक्र जरूरी है। मेरे लड़के ने मुझसे बार बार पूछा, और उसमें कि तुमने शेखर चचा से नहीं बात की, तुमने फलाने से बात नहीं की, तुमने कविता जी के आख्यान पर इतना आधार क्यों बनाया। तो मैंने कहा उसका कारण है। उसका कारण यह है कि कविता मुझसे पहले नैनीताल पहुंची थी, और आज तक ईश्वर इनको लंबी उम्र दे बरकरार नैनीताल में है। उसमें एक गड़बड़ होती है कि हमारे और इनके जीवन के अनुभव कुछ वर्ष बिल्कुल ओवरलैप करते हैं और बाकी वर्ष नहीं करते हैं, जो कहानी आगे भी चली जाती है। मगर मैं बहुत आभारी कविता का इसलिए हूँ कि जो पहाड़ घमठौर वाला पहाड़ था, वो शेर का डांडा वाला, रोहिला लॉज वाला, वहां हमारा जाना लगभग वर्जित था। हम अयारपाटा के लोग थे, मौसी के घर में घोंसले में रहते थे, और जब हॉस्टल में गए तो फिर हॉस्टल में गए, तो फिर हॉस्टल में जाने के साथ तो आदमी बिगड़ ही जाता है। मैं जय जी आपकी तरफ नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्टल में जाके सब लोग बिगड़ते हैं। मृणाल आज तक कितना स्नेह से आपको याद करती है मुझे पता है, मगर हॉस्टल में जाने के बाद आपका रिश्ता शहर से कम हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल के कौन है, बाजारू कौन है, इलेक्शन क्या हो रहा है। तो मैं बहुत इस बात के लिए कीन था कि कविता उस समय के नैनीताल को उजागर करें, और उसका एक और पक्ष था जिसके बारे में कविता खुद बोलेंगी, कि मैंने एक लड़के की नज़र से, जो थोड़ा दब्बू था, थोड़ा शर्मीला था, थोड़ा घर में रहता था, प्रिकॉशियस था, जल्दी पढ़ाई कर ली थी, रहता था, मैंने अपनी नज़र से उस समय के नैनीताल को देखा है। जब आपसे बात हुई थी इंदु भाई, तो बात बड़ी फर्क थी कि आप क्यों सेंट जोसेफ में नहीं गए, आप क्यों शेरवुड में नहीं गए, आपके पिताश्री ने आपको पहले किस पाठशाला में भेज दिया कि शास्त्री जी ने उनको बता रखा था, तब आपके सहपाठी यहाँ खुरपाताल से दूध लेने वाले कैसे आते थे, क्या आते थे। मगर उस सब को मैं इसलिए नहीं समेटना चाहता था क्योंकि वो मेरे अनुभव के बाहर की दुनिया थी, और वो हियर से था। मगर इनके बारे में, कविता के बारे में हियर से इसलिए नहीं था कि जहाँ इनके पिताश्री रहते थे वहां एक छोटे उपाध्याय जी भी रहते थे, द्विवेदी जी, जिन्होंने हमको, कपिल देव द्विवेदी जी ने हमको पढ़ा रखी थी संस्कृत। तो वो कॉमन चीज थी कि बड़े पंडित जी कौन थे और छोटे पंडित जी कौन थे, तो वो सारी चीजें ओवरलैप करती थी। कई अध्यापक वहां रहते थे। अब एक चक्कर और था, मैं बहुत संक्षेप में उसको भी कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब यहाँ फंक्शन हो रहा था, आपने अपनी कुछ बहुत अद्भुत कविताएं पढ़ी थी जिनमें सड़कों के बारे में थी, और मेरा बड़ा मन था कि उस सड़क वाली कविता को हम इसमें लेते। मगर यहाँ दोष मेरा नहीं, उस प्रकाशक का था कि जो हमारे संपादक प्रकाशक थे, उनके निगाह में आपसे बड़े कवि श्रीकांत वर्मा थे, तो उनको लगा कि मगध का कोई हिस्सा अगर उसमें छापेंगे तो उसमें एक रेजोनेंस आएगी। मेरा मानना था, मेरे लिए श्रीकांत जी बहुत बड़े कवि हैं, मगध बड़ी अच्छी कविता है, मगर नैनीताल पर उन्होंने वो सड़कों वाली कविता नहीं लिखी है। तो अगर आप उस कविता की 2 पंक्तियां सुना सकें, यदि आपको याद हो, अक्सर शायरों को और कवियों को हमेशा याद रहती हैं, फिर आप माइक उनको दें। वो जो इन्होंने, मैंने शुरू में बात की थी कि परिवर्तन की बात की थी, बदलते हुए परिवेश की बात की थी, तो पुष्पेश जी ने कविता का जिक्र किया, तो एक 4 पंक्तियां उसकी मैं आप सुना दूं, फिर उसके बाद कविता जी से अनुरोध करूंगा। हाँ, स्वयं कविता जी से अनुरोध करूंगा। एक शहर था, एक सड़क थी, दोनों जाने पहचाने से। एक शहर था, एक सड़क थी, दोनों जाने पहचाने से। आज अचानक लगते हैं अनजाने से बेगाने से। मेरा शहर जो आदमियों की भीड़ में खो गया है कहीं, मेरा शहर जो आदमियों की भीड़ में खो गया है कहीं, जिसके देवदारों के अक्स झील की गहराई में गुम हो गए हैं कहीं।
जिसके बाशिंदों को होता नहीं अपनी बर्बादी का एहसास, क्योंकि उनके लब पे पड़ गए हैं सिक्कों के कुफल। कोहे बर्फा से कहो, आबू दरिया से कहो, मेरा शहर मुझे वापस लौटा दे। तो एक ये नॉस्टैल्जिया है, हालांकि वो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं है, रादर रिवर्सिबल नहीं है। जो डैमेज हो गया है वो डैमेज अब भविष्य के लिए डैमेज कंट्रोल की बात है कि किस हद तक हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं कविता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना दृष्टिकोण आप लोगों हेलो, के समक्ष प्रस्तुत करें। एम आई ऑडिबल? अच्छा लगा जब मैं पहली बार मिली पुष्पेश से, तो उस समय मेरी बड़ी बहन पुष्पेश की बहन के साथ पढ़ती थी और बहुत अच्छी मित्र थी। हम विद्यालय में आए, मैं क्लास 11th में आई, पुष्पेश उस समय बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते थे और मेरी बड़ी बहन बीए फर्स्ट ईयर में आई। चूँकि मेरी बड़ी बहन और इनकी बड़ी बहन मृणाल दी, वो शायद बड़ी ही बहन है, तो वो बहुत अच्छी मित्र थी, तो निश्चित ही हम लोगों की परस्पर मित्रता होना स्वाभाविक था। थोड़ा बहुत एक ग्रुप बना। आज भी मेरी बड़ी बहन को ये बहुत आश्चर्य होता है कि मैं पुष्पेश को तुम कहती हूँ। उनको ये लगता है कि चूंकि ये मुझसे सीनियर थे तो मुझे इन्हें आप कहना चाहिए था, लेकिन उस समय शायद कहती रही होंगी, पता नहीं। याद नहीं कभी आप तुमने कहा, मुझे भी याद नहीं। एक रिश्ता और था कि भाई हमारा सहपाठी था। हाँ, और दूसरा ये मेरे बड़े भाई भी पुष्पेश के साथ पढ़ते थे, तो हम लोग कैंपस में, डीएसबी कैंपस में एक साथ आए और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इंदु से मेरी मुलाकात, पहली मुलाकात जो हुई, उर्मिला शील्ड ट्रॉफी के संबंध में हुई। वो डिबेट हुई, उससे पहले इंदु का वर्चस्व था, बड़े अच्छे वक्ता हुआ करते थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ, या ये कहूँ कि मेरा सौभाग्य ऐसा हुआ कि मैं उस डिबेट में फर्स्ट आ गई। इंदु जी बड़े दुखी थे, छोटे थे, हमसे शायद 2 क्लास पीछे थे। मैं 11th में थी, 10th में थे, 9th। हाँ, हम और तुम ही बुजुर्ग हैं, ये तो बच्चे हैं। नहीं, हम दोनों में शायद 1.25 वर्ष का फर्क है, इनमें मुझ में 2 वर्ष का। हाँ, तो वो इस ढंग का था। तो उस समय मुझे बड़ा बुरा भी लगा कि छोटे बच्चे को दुखी कर दिया है और मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया है। लेकिन इत्तेफाक उसके बाद ऐसा रहा कि मैं अब पढ़ने लिखने वाले हुए, ये बिरला विद्या मंदिर में पढ़ते थे, हमको आते जाते रोज रास्ते में मिलते थे, क्योंकि हम बिरला विद्या मंदिर के रास्ते में रहते थे। खैर, वो सब बातें तो आपसी परिचय की तो अलग रही, घनिष्ठता भी बढ़ी, इनके बड़े भाई साहब से भी अच्छी मित्रता हुई। जब इनका भतीजा पैदा हुआ, वो उस दिन पैदा हुआ जिस दिन नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गया, तो नाम भी उसका नील रखा गया और उनके बारे में भी बहुत सारी बातें पता लगी और बड़ा परिचय, बड़ा अच्छा रहा। आपसी संबंध भी बने रहे। नैनीताल इतनी छोटी जगह हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन अपने आप में छोटी होते हुए भी बहुत विस्तृत है और एक पूरा संसार समेटे हुए है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कभी भी मैं गैलेक्सीज या स्टार्स या ग्रुप ऑफ स्टार्स या इसकी बात करती हूँ या पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ा है, एस्ट्रोफिजिक्स से एमएससी पीएचडी किया है, तो इसलिए फिर मुझे ये लगता है कि कहीं कोई सिमिलैरिटी ज़रूर है। सिमिलैरिटी ये है कि दूर से देखने में वो लगता है कि कितना छोटा है, लेकिन जब पास आता जाता है तो लगता है कि कितना विस्तृत है। वैसे ही हमारे नैनीताल शहर का कैनवास देखने में बहुत छोटा, दूर से देखने वालों को लगे कि क्या है, एक ताल है, उसके चारों तरफ पहाड़ है और कुछ मकान बने हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ रहने लग जाओ तो लगता है कि इस ताल और इन मकानों के पीछे एक पूरा का पूरा विश्व, एक पूरा का पूरा संसार बसा हुआ है और हर एक का अपना अपना संसार है और वो सारा संसार इस शहर को बनाता है। यहाँ आत्मा धड़कती थी, पूरे शहर की आत्मा जरूर धड़कती थी, लेकिन पूरे देश की आत्मा धड़कती थी, पूरे विश्व की आत्मा धड़कती थी। जब कोई कहीं युद्ध हुआ तो यहाँ की फिजा में वो उसकी गूंज उठी, जब कोई कहीं परिवर्तन हुआ यहाँ की फिजा में बहुत उसकी गूंज उठी।
कैनेडी की डेथ हुई तो उस समय यहाँ पर हमारे शहर में बहुत उसका वो उत्पात बढ़ा, बहुत बड़ा उसका चर्चा हुई। चीन भारत युद्ध हुआ, उस समय मुझे वो याद है क्षण, जबकि हम लोग कैपिटॉल के रिंग थिएटर में सबके सब इकट्ठे हुए थे। हम बहुत छोटे थे और ये देख रहे थे कि लोग कितनी शिद्दत के साथ अपने को उस युद्ध के साथ जोड़े हुए हैं, और जिसके पास जो कुछ भी था वो जाकर के श्यामलाल वर्मा जी की झोली में डालता चला जा रहा था। श्यामलाल वर्मा जी एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन ये लोग जितने बड़े थे उतने ही हमारे पास थे। हम में और उनमें कोई दूरी नहीं थी। यहाँ पर कभी कोई चीफ मिनिस्टर भी आता था, हमने नहीं देखा कि वो बहुत बड़ी सुरक्षा के बीच चलता हो। हमने राजेंद्र प्रसाद जी को भी नहीं देखा, राष्ट्रपति थे भारत के, कि वो कभी सुरक्षा के बीच चलते हो। नेहरू जी को नहीं देखा कि वे सुरक्षा के बीच चलते हो। नेहरू जी आए थे, शास्त्री जी आए थे, सब आए थे। चंद्रभान गुप्ता जी बाजार में, निर्मली ताल बाजार में घूमते रहते थे और हम उनसे बात कर सकते थे, टकरा सकते थे। शहर छोटा था लेकिन उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी, अपने आप में बहुत कुछ संजोए हुए थी। जितनी गहराई इस झील की है उससे ज़्यादा गहराई यहाँ के लोगों के मन के अंदर जो भावनाएं थीं उनमें थीं। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के बारे में जानना, लेकिन छोटी बातें कोई नहीं करता था। सब एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी बातें करते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। कब कौन सा मैच होगा, खेलों का भी यहाँ बहुत बड़ा विस्तार रहा है। यहीं पर भी एक हमारे यहाँ के थे सैयद, क्या नाम था उनका, सैयद अली हॉकी में गए, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर अहमद भाई थे जो कि बड़े राष्ट्रीय स्तर के अंपायर माने जाते थे और वो आज भी खेलों के साथ बहुत कुछ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर गीत सेठ ही आते थे और हमारे क्लब में हमारे साथ खेलते थे, तब हम देखते थे कि वो बिलियर्ड्स कितना अच्छा खेलते हैं। इसी तरह से माइकल फेरेरा भी आए, इसी तरह से दिलीप वेंगसारकर आए, और दिलीप वेंगसारकर तो यहाँ तक आए कि वो मेरे घर भी आए मेरी छोटी बहन को मिलने के लिए, क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत अच्छा खेलती थी, बैडमिंटन वगैरह खेलती थी, लेकिन बहुत बड़ी क्रिकेट वगैरह नहीं खेलती थी। लेकिन यहाँ पर सब खेलों का, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल अच्छा स्तर था। एक बड़ा मजमा सा लगता था शाम को फ्लैट्स पर कि सब कोई ना कोई खेल हो रहा है, कोई ना कोई बैठा हुआ है और सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। सबको ये पता होता था कि आज सेंट जोसेफ का फंक्शन है, आज सेंट मेरीज का फंक्शन है, आज शेरवुड का फंक्शन है, आज बिरला विद्या मंदिर का फंक्शन है। और बिरला विद्या मंदिर के फंक्शन में तो एक बार ये रानी राजरत्ना और किंग महेंद्र ये आए, घोड़ों पर जा रहे थे। मैंने रास्ते में रोक के उनके आगे अपना ऑटोग्राफ बुक बढ़ा दिया और उन्होंने ले भी लिया, लेकिन चूंकि घोड़े पर लिखना संभव नहीं था तो फिर मुझे वापस किया और क्षमा मांगी। इसके साथ ही राजेंद्र प्रसाद जी डांडी में बैठ करके कृष्णचंद पंत जी की शादी में अटेंड करने के लिए गए, या किसी फंक्शन में बिरला विद्या मंदिर में गए, तो वहाँ पर सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, टू द एक्सटेंट कि एक बार कोई हमसे मिलने के लिए बहुत बाद में शहर में आया और उसने कहा कि हमें स्लीपी हॉलो जाना है। तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है, तो बोले वो कविता पांडे और अतुल पांडे जी हैं, उनके घर जाना है। तो उन्होंने कहा इस समय आप व्यर्थ जा रहे हैं, इस समय तो वो लोग क्लब में मिलेंगे। तो हर एक को ये पता होता था, ये नहीं कि आप कोई किसी की निगरानी कर रहा है या चुगलखोरी कर रहा है, पर पता होता था, सबका एक दूसरे के प्रति स्नेह था, भाव था। और वो स्नेह और वो भाव पिछले वर्ष जब मैं नैनीताल आई तो मेरा स्वयं का तिरोहित हो गया। तिरोहित इस मामले में हो गया कि मैं करीब 2 बजे भीमताल से चली और 5 बजे नैनीताल पहुंची। और जब 5 बजे नैनीताल पहुंची तो नैनीताल पहुंचने के रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का मेला और इतने बड़ी गाड़ियां एक दूसरे से मतलब ढोड़ सी करती हुई कि हम आगे जाएं, हम आगे जाएं, उसके बीच में चलना संभव नहीं था। तो ट्रैफिक रुका हुआ था, उसमें एक मतलब यंग लड़की अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फादर को फ़ोन कर रही थी कि पापा हम वॉक पर जा रहे हैं।
मुझे आश्चर्य हुआ कि ये वॉक नाम का कौन सा वाहन है, जरा देखूं तो बेचारी पैदल चल रही थी, उसमें कारों की भीड़ के सिवा कोई सौंदर्य नहीं दिखता था, कहीं कोई पहाड़ दिख नहीं रहा था, ना कोई सौंदर्य। अब नैनीताल आइए तो आप पंत जी की मूर्ति से ऊपर चढ़ते हैं, उसके ऊपर आल्प्स होटल के नीचे की ढलान पर और उसके नीचे की ढलान पर इतने खूबसूरत कैलिफोर्नियन पॉपीज और आजकल पिटूनियाज और आजकल इतने ढेरों फूल लगे होते थे कि दिल खुश हो जाता था। पतझड़ के मौसम में जो फ्लैट्स में आपको पॉपुलर के पेड़ दिखते थे, उन पेड़ों को देख करके आपको एक सौंदर्य का एहसास होता था। जब 2 अक्टूबर को यहाँ पर हर साल ये ऑटम फेस्टिवल की शुरुआत होती थी, उसमें सैकड़ों दीप जला दिए जाते थे नैनीताल लेक में। उस सौंदर्य को देखने की, उस सौंदर्य को निहारने की और उसको एप्रिशिएट करने की क्षमता अब तो मुझे लगता है कि किसी में भी नहीं है, किसी के पास फुर्सत भी नहीं है। वो नैनीताल आता है, वो बड़े बड़े हार्ट नुमा बोर्ड जिनमें लिखा हो कि आई लव नैनीताल, उसके सामने फोटो खिंचाता है और वापस चला जाता है एक सर्टिफिकेट लेकर के कि हम नैनीताल गए थे। यहाँ घोड़ों पर बैठता नहीं है कभी, क्योंकि अब घोड़ों पर बैठने के लिए आपको लाइन से आना पड़ेगा। पहले से 8 आना बड़ा पोनी, 4 आना छोटा पोनी में हम ही लोग जाया आया करते थे। अब लेक में आप झील में कहीं नाव में बैठने के लिए जाएं तो आपको लाइन लगानी पड़ती है। पहले से हम जब कभी भी चांदनी रात होती थी, हम नाव में बैठ लेते थे और नाव वालों को कहते थे दाजू बस एक राउंड लगाएंगे, और सारे के सारे चांदनी रात वाले गाने गा लेते थे और खूब आनंद आता था। और हमको ये लगता था कि ये नैनीताल हमारा अपना शहर है। हम पहले से कहते थे नैनीताल ग्रोज ऑन यू, लेकिन अब लगता है कि नो, वी हैव ग्रोन आउट ऑफ नैनीताल। अब हमारा वो नैनीताल नहीं रहा जिसकी कि हम कल्पना करते थे। और अब हम देखते यही हैं कि मैं उस दिन जब आ रही थी तो एक तलीताल में बोर्ड देखा मैंने कि ये क्लॉक रूम है। क्लॉक रूम में आप सवेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक अपना सामान 30 रुपया प्रति नग के हिसाब से रख सकते हैं। तो अब हमारा शहर जो है वो सिर्फ एक क्लॉक रूम बन करके रह गया है, जहां आप सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक रहिए, न यहाँ पिकनिक का आनंद लीजिए, न यहाँ का सौंदर्य बिखेरिए, बस छोले भटूरे खाइए और वापस लौट जाइए। आपको अब कभी कोई जलेबा नहीं देगा, आपको अब कभी कोई पहाड़ी व्यंजन देगा भी तो वो बड़े कमर्शियल वे में देगा, वो उस प्रेम और उस अतिरेक से नहीं देगा जिसमें कि आप ठठवाड़ी भात और रस भात के बीच का अंतर पता लगा सके। इससे लगता है कि हम सब नैनीताल वाले जो पुराने थे, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम बिना ढंग के कपड़े पहने हुए मॉल रोड पर निकलेंगे, अब उस भीड़ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारा सबका रूटीन होता था, इनके पिताजी का एक रूटीन होता था जो छड़ी लेकर के घूमते थे और मिलते थे। ओ अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो? अच्छा, यहाँ जा रहे हो? या मेरे पिताजी का एक रूटीन होता था कि सुबह कॉलेज के लिए निकले, फिर उसके बाद कॉलेज गए, फिर लौट करके आए, थोड़ी देर गांधी आश्रम में बैठे, वहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद क्लब गए, ब्रिज खेला, लौट करके आए। या हमारा होता था कि हम भी शाम को जब लौटे तो शाम को तैयार होकर के क्लब गए, थोड़ी देर ब्रिज खेला, वापस घर को आ गए। अब वो सब रूटीन खत्म हो गया है। हमें चाहिए अपना नैनीताल जिसमें हम सौंदर्य निहारें, हम नैनीताल को बरकरार रखें और वही चीज़ें वापस पुनः पाएं। धन्यवाद आप लोगों को। पुष्पेश जी, जैसा कविता जी ने कहा, हमारा नैनीताल में कह लूँ तो उसमें आप कुछ कहना चाहिए? मेरे ख्याल में कविता ने बहुत मार्मिक बयान किया है। एक दो चीजें जो उसके अपने उत्तर कथन में हैं वो छूट गई हैं, शायद उसने मेरे लिए थोड़ा समय छोड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि नैनीताल की फिल्मों की कहानी भी कम रोचक नहीं है कि नैनीताल में पहले पहले फिल्में कब शूट होना शुरू हुई और उसके साथ नैनीताल के लोगों का क्या लगाव होता था। मुझे याद है कि गुमराह की शूटिंग हो रही थी और हम तब हॉस्टल में थे और कुछ बड़े उजड्डे लड़के थे। लड़के उजड्डे ही होते हैं, उनको माफ़ भी कर दिया जाता है जब नेताजी कहते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो उन्होंने शीशे लेके चमकाना शुरू किया लंगम की मुडेर से उन नावों पर जो नीचे झील में थी, और बड़ी दिक्कत इससे शूटिंग में हो रही थी। वो आज का ज़माना डिजिटल था नहीं, नागरा पर साउंड रिकॉर्ड होती थी,
तुनक मिजाज हीरो हीरोइन होते थे। तो फिर ये हुआ कि एक शांति वार्ता बुलाई गई, वो ट्रंप और इजराइल की तरह की शांति वार्ता ईरान के साथ, कि जो इनके पिताश्री डीन थे वो आए और जो प्रिंसिपल है वो कुछ बीच बचाव करें और फिर लड़कों को संभाला जाए। तो लड़कों ने कहा कि हमने तो देखने हैं अपने मनपसंद हीरो हीरोइन, तो हमें शूटिंग पास से देखने दी जाए। तो फिर वो जो बाउंसर्स थे वो भड़क गए, जिनको बम्बई से लाया गया था कि तुम ससुरे यहाँ बेकाम हो गए, यहाँ के निमोचिए पहाड़िए लौंडे ये तुम पे हावी हो गए हैं। तो उनकी भी इज्जत का सवाल था। ये एक गुमराह वाला प्रसंग मुझे था। तब से मेरे दिमाग में दो चीजें होती थी कि नैनीताल वालों को एक बड़ा मजा आता था जब नैनीताल की किसी शूटिंग का गाना होता था तो वो बैंड स्टैंड पे भी बजता था, और जहां भी आप हो आपको लगता था कि मेरे नैनीताल का गाना है, इसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो उन्हीं दिनों वो अलका होटल वालों ने एक बजरा बनाया था। ये दूसरी फिल्म थी वक्त। तो एक बहुत बड़ा बजरा था जिसमें ये दिन है बाहर के वाला गाना गया था, कई बार गाना गया था। जिन लोगों को फिल्म निर्माण में कुछ रुचि है तो उनको लगता है वो बड़ा कठिन काम है, कभी कुछ ठीक हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है, वो लिपसिंक नहीं हो पाता है, वो जो स्क्रैच बजाया जा रहा है वो नहीं बज रहा। मगर वो गाना भी बड़ा मजे का था, और तब ये था कि पहली बार इतना बड़ा बजरा, इसमें इस तरह से लोग मल्टी स्टारर में नाच गा रहे हैं। अब गुमराह फिल्म की तरफ लौटिए तो फिर उसमें एक गाना था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। अब वो अजनबी बन जाए हम दोनों वाली में कई बार लगता था ये नैनीताल का दृश्य है या इसे सेट में रिक्रिएट किया गया है। और जो इनका वाला पहाड़ था, घमटौर वाला, लाल टंकी वाला पहाड़ था, रामजी अस्पताल वाला पहाड़ था, वहाँ एक और फिल्म थी जहाँ शगुन की शूटिंग हुई थी कि शगुन की भी और हाँ वहीदा रहमान और उनके कमलजीत की, और इसकी भी माला सिन्हा और सुनील दत्त। मानस सिन्हा और सुनील दत्त की। मैं एक एक करके सबकी याद दिला रहा हूँ, आपको तो सारी याद ताज़ा होंगी। मगर उसमें क्या था कि फिर एक बड़ी घटिया फिल्म थी, वो घटिया फिल्म देवानंद की थी, मेरे ख्याल में उसका नाम कलाबाज वो था। कलाबाज। और उस कलाबाज में साफ साफ टिपाई की गई थी किसी स्पेगेटी फिल्म से, तीन कॉफिन फ्लैट्स पर कॉफिन थे और फिर वो आके नाच गाना होता है। और उसमें फिर एक निर्णायक लड़ाई हनुमानगढ़ी से शुरू होकर 12 पत्थर के पास यहाँ कहीं खत्म होती है। बट दैट फिल्म is fantastic from the point of view how Nainital changed and the ecology changed. जब वो कैमरा पैन करता है एक छोटे से दृश्य में तो आपको लगता है कि तल्ली ताल में शेर का डांडा से दाहिनी तरफ को एज द कैमरा इज शोइंग कोई मकान ही नहीं है। और हनुमानगढ़ी कितनी निर्जन है तब बाबा नीम करोली का मतलब आतंक तो नहीं कहना चाहिए, उनका आशीर्वाद कैंची से लेकर के दिल्ली से यहाँ आने तक के मार्ग में एक नीम करोली आश्रम और बन चुका है, वो नहीं था। तो मगर आपको इलाका खाली दिखता है। फिर आप आते हैं यहाँ 12 पत्थर की तरफ, जहाँ इन्होंने कहा था कि लैंड सेंड में अब घुड़सवारी के लिए लोग आते हैं। वहाँ भी जब वो एक फाइट होती है तो फिर आपको लगता है कि यहाँ क्या क्या था और क्या क्या नहीं है। ये फिल्म ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी होगी। फिर आपको भीगी रात याद आती है, फिर आपको कवालियाँ याद आती हैं, फिर ये सारा खेल चलता रहता है। और कल की बात हो रही थी प्रिजनर्स ऑफ वॉर की, तो बाकी लोग ठहर जाते थे मेट्रोपोल होटल में, जो एनिमी प्रॉपर्टी के बना के तबाह कर दिया गया, घुड़साल बन गया, सब कुछ हो गया। बेचारे राजा साहब महमूदाबाद को तबाह करने के चक्कर में वो होटल तबाह हो गया। मगर एक और होटल था जहाँ खानदानी एक्टर ठहरा करते थे, तो यूसुफ साहब, वो दिलीप कुमार साहब जो थे। अब ये कब लोगों को पता है कि दिलीप कुमार साहब ने अपने जीवन की शुरुआत हमारे जन्म के वर्ष के आसपास नैनीताल में एक मेवा और फल विक्रेता के रूप में शुरू की थी। वो उनके सुर्ख लाल गाल थे, वो बेचा करते थे कांधारी का अनार। वो ठेका लगा के नहीं बेचते थे, ठेले पे नहीं बेचते थे, वो बड़े आड़ती थे, आयात करते थे सुर्ख सेवों का, कांधारी अनार का। उनके लिए नैनीताल उनका शहर था जहाँ से उनको हिमांशु रॉय और देविका रानी पकड़ के ले गए थे बॉम्बे टॉकीज के लिए। तो वो जब आते थे तो वो नैनीताल में अपने मनपसंद होटल ग्रैंड होटल में रहते थे, जिसकी कहानी कल सुनाई गई यहाँ कि उसके मालिक जो थे वो कैप्टन पांडे थे, जो ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए नहीं पकड़े गए थे, जापानियों के खिलाफ लड़ते हुए पकड़े गए थे जब अंग्रेज़ों ने उनको हराया और उनको पापुआ न्यू गिनी भेज दिया गया था। वो उस ग्रैंड होटल में रहते थे और ग्रैंड होटल में रह के कहते मुझसे मिलने वाला कोई भी आए उसको रोका टोका न जाए, उसको कॉफ़ी कुकीज़ तो नहीं कहते थे, कुछ पेस्ट्री खिला दो और कॉफ़ी पिला दो और यहाँ से भेजो। तो वो कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि फिल्मी दुनिया के साथ कि सिर्फ फिल्म हमारी यादों के साथ कैसे जुड़ती हैं, हमने शूटिंग देख। अब मुझे जो पहली फिल्म की शूटिंग याद आती है वो मधुमती है। मधुमती की शूटिंग के लिए विमल दा आए थे आउटडोर देखने के लिए, नहीं भवाली नहीं, वो हमारे घर मुक्तेश्वर आए थे। मुक्तेश्वर में उनके जो बहनोई थे उनका नाम था मक्खी सेन। वो रिटायर होने के बाद उस घर में रह रहे थे जहाँ से मेरे पिताजी की शादी हुई थी सन 43 में। मगर वो ये था कि मेरी माँ बंगाली बोलती थी, वो
इस कारण घर आए थे। और मक्खी सेन से हमारे परिवार के बड़े अच्छे संबंध थे। मक्खी सेन वो इसलिए कहलाते थे कि उन्होंने वेटरनरी इंस्टीट्यूट में एक टिक की जबान निकाली थी। तो टिक जो सबसे छोटी मक्खी थी, वो उसका तो जो हुआ सो हुआ, वो नाम उनके संग जुड़ गया कि मक्खी सेन बन गए। और उनकी जो कहानी थी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ मजा नहीं आ रहा है, हमको कहीं और जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो उन्होंने कई विकल्प ढूंढे, जिसमें सुहाना सफर और ये मौसम हंसी के लिए तो रावण वाला इलाका हुआ, और वो बैलगाड़ियों वाला जो सीन है वो राती घाट के पास, वहां पे उन्होंने फिर फिल्माया। तो और बहुत सारी बातें, कोई लोगों ने रिकी किया और फिल्म शूट नहीं हुई, या फिल्म डब्बे में कैन रही, या फिल्म सामने नहीं आई। मगर वो मुझे लगता है कि कुछ यादें ऐसी होती हैं, फिल्मों के साथ भी चीजें बदलती हैं। अब तब तक देखिए कश्मीर में दंगा नहीं हो रहा था, बम्बई से यहाँ आना अच्छा था। अभी जेरी बैठे, उनसे मैंने पूछा बम्बई से यहाँ आए कैसे, तो उन्होंने कहा हम बरेली तक हवाई जहाज से आए, और बरेली से फिर वो सेंट्रल जंक्शन बन चुका, शौचालय छोड़ के हम गाड़ी पकड़ कर यहाँ तक पहुंचे। वो जमाना था जब उतना तामझाम लेके, लाइट, बाउंसर्स, कटर, साउंड, इक्विपमेंट हैवी, नथिंग डिजिटल, आप बम्बई से नैनीताल आना पसंद करते थे, क्योंकि कश्मीर खर्चीला जाता था। कश्मीर जाना, और तब भी बाहर वाले के लिए परमिशन। जब फिर हमने पता नहीं कैसे वो मौका गंवाया कि फिर कश्मीर वालों की बनाई, फिर कश्मीर की कली बनने लगी, जंगली बनने लगा, वो सब वहाँ नहीं, होने इसके लगा। बाद भी यहाँ उसकी कटी पतंग की शूटिंग हुई, कटी पतंग की और शूटिंग हुई। फ्लैट्स पर नहीं, राजेश खन्ना और आशा और पारेख। हाल में अगर आप देखो तो लक्ष्य की शूटिंग भी तो ही हाँ, हुई है। लक्ष्य, बिल्कुल। अब दिक्कत ये है और कि आजकल भी शायद एक शूटिंग हो रही है नैनीताल में। अब हमारी उनकी शूटिंग रानी बंद होने या वाली कुछ है, हमारी बंद हमारी हो शूटिंग अब रही बंद होने वाली है। हाँ। अभी आप पाइए, हमें इशारे दिखाए जा रहे हैं, मगर 10 मिनट बहुत हैं। मेरे ख्याल में हम लोग ये करेंगे, हम अपनी जुबान पे लगाम लगाएंगे। सिर्फ इन्होंने जो बात कही थी, इनकी कविता की एक पंक्ति थी कि वो पहले सिक्कों के कुफ्ल लग गए हैं जुबान पर लोगों की। तो वो दूसरी नज़म जो है ना, कि अब अपने मुकफ्फल कवाड़ों को बंद कर लो, अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। अब नैनीताल की सुंदरता को देखने के लिए कोई नहीं आएगा। वो नैनीताल के देहांत के विलाप के लिए आ सकता है, विलाप जो के लिए जो आ सकता मुहर्रम के महीने में मरसिया करके छाती कविता और मैं दोनों कूट रहे हैं, इंदु को न्योता दे रहे हैं कि वो हाय हसन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए, करेंगे कि नहीं करेंगे। एक वृतांत, No, I think you should have questions and ask the people. I think if anybody has any questions, please. Sir, don't say both. We will have a quarrel. There are three. The Trinity. नहीं, अब देखिए हम मुकुल बैठे हैं। एक और चीज नैनीताल के बारे में छूट गई कि जो कविता ने बड़े मजे में कहा, मेरे पिताजी भी ब्रिज खेलते थे, मैं और मेरे पति भी ब्रिज खेलने जाते थे, हम लोग क्लबों में पाए जाते थे। दुर्भाग्य हमारा ये था कि हम रहते एक तथाकथित साधन संपन्न परिवार में थे, मगर हमारे मौसा जी, मृणाल के पिताश्री, बड़े सख्त जान इंसान थे। वो स्कूल इंस्पेक्टर हुआ करते थे कभी, और मास्टर उससे भी कड़क हुआ करते थे। तो हमारे लिए न क्लब जाना संभव था, न रेस्टोरेंट जाना संभव था, न खाना पीना संभव था। ये सुख हमको हॉस्टल में जाने के बाद ही नसीब हुआ। मगर जिस बात की ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि जो मुकुल का जिक्र मैंने किया, इनके पिताश्री डीएम रहे नैनीताल में। ये उस परिवार के हैं जहाँ आईएएस होना मतलब बिरादरी में फ्यूडल डायनेस्टी का एक हिस्सा है, कि मतलब पिताश्री भी डीएम थे, वो उसके पहले भी पुरखे डीएम थे। तो वो सब, उसमें चक्कर क्या होता है कि एक नैनीताल एलीट नैनीताल है, जो शेरवुड में पढ़ा हुआ था, सेंट जोसेफ में पढ़ा हुआ था। आज यहाँ सोहेल सेठ कभी नहीं है। सोहेल सेठ कलकत्ता से पैदा हुए थे, पंजाबी मूल के हैं, मगर पढ़े सेंट जोसेफ में हैं। और सेंट जोसेफ की जो प्रतिस्पर्धा शेरवुड से होती है वो अलग थी। बिरला वालों को चूरन खाने वाला समझा जाता था, सीआरएसटी वाले थोड़े और बदनाम थे। तो उसमें अब ये खुद जो हमारे जिसके करता धरता हैं इस सारे नाटक नौटंकी के, वो अमिताभ खुद शेरवुडियन है। वो 10 शेरवुड वालों को यहाँ बैठ के खड़ा कर देते हैं और मजमा शुरू हो जाता है। तुम्हें याद है तुम्हारा बड़ा भाई मेरे साथ था, तुम्हारा छोटा भाई मुझसे जूनियर हुआ करता था। मुझे अभी बड़ा मजा आया कि सैयद अता हसनैन जनरल साहब गवर्नर अपॉइंट हो गए। सारे नैनीताल वालों ने जलसा मना दिया। अरे साहब बड़ा मजा आया। हम में से एक नैनीताल वाला लाट साहब बन गया। अरे भैया वो लाट साहब तो हफ्ते में एक दिन जब छुट्टी मिलती थी, 3 साल जब बॉर्डर रहा था, नीचे चाट चूरन खाने आता था फ्लैट्स में, उसका नैनीताल से कोई उससे बड़ा नाता नहीं था। उन शेरवुडियंस का नाता है जो आज भी नैनीताल में बसे हैं, नैनीताल के साथ अपने नाते को बनाए रखे हुए हैं, आ रहे हैं। ऐसे ही सेंट जोसेफ वाले लोग भी हैं। हम खुश होते हैं कि अमिताभ बच्चन यहाँ पढ़े थे, उनको नैनीताल की याद कम आती है।
नसीरुद्दीन शाह के दिन तो बड़े बुरे गुजरे थे, उनके जनरल भाई साहब के भी, उन दोनों को भी नैनीताल कम याद आता है। मगर ये सब बातें अलग हैं। मुझे लगता है कि जिस नैनीताल का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, हमारे अलावा ऐसे लोग थे जो पहाड़ी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, जिनके घर मध्यवर्गीय उच्च मध्यवर्गीय नहीं थे, जिनकी आपस की रिश्तेदारियां नहीं थी। इनके पिता श्री डॉक्टर चारू पांडे हों या कमलदा के पिता डॉक्टर पुरुषोत्तम पांडे हों, जो अकेला बंगला था आयारपाटा में जिसका नाम हिंदी में था साकेत। एवरीथिंग वाज दिस हाउस, दैट हाउस, गानी हाउस, गलवे हाउस, पिलीभीत हाउस, ये आर्गेल्स फोर्ट। वो साकेत इसलिए था कि वो छायावाद युग की हिंदी कवियत्री थी और पति से ज्यादा दमंग स्वभाव की थी। तो उनके पति अपने पुत्रों को अफसरोचित यूपीएससी पास करने के लिए टेनिस खिलाते थे। उनके पिताजी भी बड़े सख्त थे। कमलदा भी कभी खेलने को नहीं आ सकता था, हॉस्टल में नहीं आ सकता था। सुधीर दा आ सकता था, जो रघुवर दत्त पांडे जी के लड़के थे, जो आईजी फॉरेस्ट रिटायर हुए। वो भी डरते छुपते हॉस्टल में हमारे कमरे में आके कुछ गाने वाने सुन लेते थे। भले लड़के थे, न सिगरेट पीते थे, न शराब में हिस्सा बटाते थे, जो हमारे लिए बड़ा अच्छा था। मगर एक और नैनीताल था जो धोबी घाट में रहता था। एक और नैनीताल था शाह परिवार का, जिन्होंने नैनीताल को बनाया था, जो नैनीताल के निर्माताओं में थे, जिन्होंने सारे बंगले बनाए थे। जो जितने बंगले अंग्रेजों के कहे जाते हैं वो बनवाए शाहजीज के थे। कई लोग थे जो होटलों को जो आज चला रहे हैं वो शाह लोग थे। परोपकारी संस्थाएं वो चलाते थे। परमालाल शिवलाल की धर्मशाला वो चलाते थे। हाँ, वो छूट उन्होंने दे दी ना कि हम लोग आपस में कुछ देर करें और फिर कहेंगे धन्यवाद, जब हम चलते हैं आप तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम कह देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मुझे लगता है कि मेरी असमर्थता ये थी कि मुझे कविता तो मिल गई, जिन्होंने सामने वाले पहाड़ में बाहर से आए उन डिग्री कॉलेज के प्रोफेसरों का जिक्र किया, जिनमें कुछ जाति व्यवस्था को मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े, कुछ के नहीं पढ़े। उनकी अपनी कहानियां क्या थी, किनकी ज़मीनें कितनी थी, उनकी अपनी एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड की थी। मगर जो धोबी घाट में रहते थे, जो लड़के गांव देहात से आते थे, जो मानसरोवर जैसे होटलों में डेरे बना के रहते थे, जिनका डेली खाना शुद्ध वैष्णव भोजनालय में होता था, 8 आने रोज का खाना वो नहीं खा पाते थे, इसलिए वो अपने कमरे में खाना पकाते थे स्टोव लगा के। और इसको लेके क्या एक इकोनॉमिक सोशल सिस्टम था, उसकी याद हम नहीं करते। हम उनकी याद नहीं करते। कविता ने की है, मैंने भी की है। उस जमाने में WCs नहीं होती थी। जो आपके घर में कमोड साफ करने वाला आता था, हाँ, वो कहाँ रहता था, किस हालत में रहता था, उसका क्या हुआ होगा, और वो उस कचरे को कहाँ निपटाता था। वो कंधे पर लाद के हनुमानगढ़ी के आगे तो फेंकने नहीं आता था, तो आपके बंगले के पड़ोस में ही कोई गड्ढा बनता था जहां उसका निष्पादन हो जाता था। तो देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स ऑफ नैनीताल। हर आदमी का अपना नैनीताल है। ये सोहेल प्रकट हो गए, इनका अपना नैनीताल है, और मुकुल का अपना नैनीताल है, मेरा और कविता का अपना नैनीताल है, इंदू का अपना नैनीताल है। मगर मुझे लगता है भाई साहब यहाँ बलूनी साहब बैठे, इनका अपना नैनीताल है, जो नैनीताल से सामान समेट के शामखेत पहुंच गए, मगर दिल इनका यहीं बसता है। लता यहाँ है, और इनकी बड़ी बहन रेखा थी जो हमारी समकालीन हुआ करती थी, कुछ साल जूनियर थी। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया नैनीताल की थी कि नैनीताल से आप निकल जाएं। कविता ने कहा कि एक नैनीताल और भूल रहे हैं। हाँ, वो नैनीताल ताल से जुड़ा हुआ हाँ, जहाँ पर हर साल बिरला विद्या मंदिर में एक तैराक हुआ करते थे, सीरिया जी। सीरिया जी के लिए कहा जाता था कि उन्होंने इंग्लिश चैनल पार की थी। वो हर साल वहाँ पर कैंप लगाते थे और लोकल बच्चों को स्विमिंग सिखाते थे। और उस स्विमिंग में यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्विमर्स निकले, जो लेक को लंबाई में पार करते थे, चौड़ाई में पार करते थे। तो ये ताल जो ताल से जुड़ा। बस आखिरी बात ये न हुआ कि आज बेचारा अजय नहीं हुआ, जो यही दावा करता था, उसको प्रमाणित करने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। धन्यवाद। मेरे ख्याल में विल कॉल इट अ डे। और अब आपके हवाले वतन साथियों, थैंक यू। अगर बोलेंगे नैनीताल पर तो बोलते ही चले जाएंगे। Thank you so much. I hope you all were sailing with the stories, the tagline of the Nainital Literature Fest. And sailing with stories embodies the dynamic fusion of nature's 5 elements and the 5 senses we have. I'm sure we've just, every sense was touched upon, and every element of nature we can feel, see. Thank you so much. Now I invite Mr. Jerry Pinto to please come and facilitate our speakers.
Ladies and gentlemen, a big round of applause for our speakers once more. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Nainital Literature Fest, the 2026 edition, Sailing with the Stories, features our key partners including Premier Energies as the premier partner and a hospitality lineup including Welcome Heritage, Ashdale, Sherwani Hilltop, the Naini Retreat and IR Jungle Resort. Our creative partners are Varadhi Foundation and Goraya Atithya. Premier partner, Premier Energies. Hospitality partners, Welcome Heritage Ashdale, Shivani Hilltop, the Naini Retreat, and IR Jungle Resort. Venue partner, the Kansya by Mountain Magic. Digital media partner, The Print. Our sponsors are IFCO Kisan SEZ, and we are here at the beautiful, beautiful resort. Now, our next workshop by 11 o'clock is being hosted by Shikha Tripathi. So this workshop is open for all, and you all can register with me or our volunteers, whoever are around you. They will help you with the workshop.